ईगो पर्सनैलिटी। ईगो मतलब अहम। हम सभी जो सामान्य जीव हैं, सामान्य मनुष्य हैं, सभी के अंदर एक ईगो पर्सनैलिटी रहती है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ ईगो हम हमेशा कैरी करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपने दर्शन में ईगो को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, उसका वर्णन किया है और यह भी बताया है कि ईगो का जन्म कैसे होता है और ईगो को कैसे समाप्त किया जा सकता है। और निर्वाण के लिए निर्वाण या हम कहेंगे कि निबन्ना जिसको कहते हैं, अगर वह अचीव करना है, उस स्टेज को पाना है, तो ईगो को समाप्त करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन ईगो हमारे पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। तो ईगो को भगवान बुद्ध ने किस तरीके से डिस्कस किया है, मैं वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि कोई भी मनुष्य जब वह इस संसार में होश संभालता है, अपने क्रियाकलापों में वह संलग्न हो जाता है, तो वह एक पर्सनैलिटी डेवलप करता है और वह पर्सनैलिटी धीरे धीरे इन ट्रू सेंस में एक व्यक्तित्व में, एक व्यवहार में उसके आने लगती है। तो उसको कहते हैं कि ये एक ईगोइस्टिक पर्सन है, ये ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है। छोटी छोटी बात पर ये नाराज होता है और इसलिए लोग उसको टैगिंग कर देते हैं, उसको टैग कर देते हैं। कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, लेकिन ईगो तो सभी का एक हिस्सा है। तो ईगो पर्सनैलिटी को भगवान बुद्ध के दर्शन में कहा गया है कि ईगो जो है वो दो अवयव, दो फैक्टर से मिलके जन्म लेता है। उसमें एक होता है माइंड और दूसरा है मैटर। मैटर को तो आधुनिक विज्ञान में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया गया है, लेकिन माइंड को डिटेल में स्टडी नहीं किया गया है साइंस के परव्यू में। हाँ, फिलोसफी के क्षेत्र में माइंड में बहुत काम हुआ है और साइकोलॉजी के विषय के क्षेत्र में भी माइंड को समझने की कोशिश की गई है। तो अभिधम्मा पिटक की अभिधम्म संगनी जो प्रथम दर्शन ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि जो माइंड है वह फीलिंग्स एंड मेंटल स्टेट का एक कॉम्बिनेशन है। फीलिंग एंड मेंटल स्टेट, हमारे 52 मेंटल स्टेट्स हैं। तो मेंटल स्टेट्स जब सेंसेस से लिंक होती है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे जो आंखें हैं, जो त्वचा है, जो नाक है, टेस्ट है, कान है, ये सब जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जब मेंटल स्टेट से लिंक होती हैं तो एक पर्सनैलिटी, एक कॉन्शियसनेस डेवलप होता है और वही कॉन्शियसनेस मैटर के कैरेक्टर से कंबाइंड होकर के एक पर्सनैलिटी को जन्म देता है। तो बहुत गहरा अध्ययन करके, एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस के आधार पर अभिधम्मा पिटिका में ये दर्शन मेंशन है कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है और स्पेशली ईगो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। तो क्या कहा है कि फीलिंग्स अलॉन्ग विथ मेंटल स्टेट्स जब सेंसेस के साथ में लिंक होती हैं तो एक कॉन्शियसनेस डेवलप होता है और वह कॉन्शियसनेस जब मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर्स, जिसमें डिस्कस किया गया है मैटर के जो फोर्सेस हैं, वो क्वालिटी और उनका मैनिफेस्टेशन, आपसी लिंकेज, फोर्सेस, क्वालिटीज और उनका आपस में लिंकेज, और दूसरे साइड में जो माइंड है उसमें फीलिंग, मेंटल स्टेट और सेंसेस, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके एक पर्सनैलिटी का जन्म होता है। और वह पर्सनैलिटी इगोइस्टिक है या नॉन इगोइस्टिक है, उसको भी फर्दर एक्सप्लेन किया गया। तो आगे क्या कहते हैं उस दर्शन में कि जब एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो कोई भी व्यक्ति वह क्या करता है
उसको इन्वेस्टिगेट करता है। हर व्यक्ति, हम आप सभी लोग अपने आप को एग्जामिन करते हैं, और एग्जामिन करके जो योगी होते हैं वह उनका एग्जामिनेशन, उनका इन्वेस्टिगेशन दूसरे तरीके का होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति का एग्जामिनेशन बायस्ड होता है। वह खुद को बहुत साफ पाक मानता है और दूसरे व्यक्तियों को वह इगोइस्टिक पर्सनालिटी डिक्लेयर करता है। जनरल परसेप्शन, जनरल प्रीव्यू यही है। लेकिन जो योगी होते हैं, जो मेडिटेटर्स हैं, जो महान संत हैं, वह अपनी पर्सनैलिटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो दर्शन में लिखा गया है कि उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह देखा गया है कि इस दुनिया में सभी चीजें कंडीशनड हैं। मतलब कंडीशन एंड कॉज के आधार पर उत्पन्न और समाप्त होती है। तो ईगो भी, एक पर्सनैलिटी भी कंडीशन एंड कॉज के आधार पर ही उत्पन्न होती है और समाप्त होती है। और जो कंडीशंस हैं उसमें लिखा है कि कंडीशंस जो हैं वो पास्ट के भी हो सकते हैं, हमारे जीवन के पास्ट टाइम के हो सकते हैं, और प्रेजेंट के भी हो सकते हैं। और इस तरीके से जो प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है वह पास्ट के द्वारा कंडीशन है। जो हमारा प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है वह हमारे पास्ट, जो समय बीत चुका है, उसके जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, क्रियाकलाप हैं, जो व्यवहार है, वह हमारे प्रेजेंट को कंडीशन कर रहा है। और उस पास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या, कितना हमने अटैचमेंट किया है, कितना हमने लोगों से घृणा किया है, नफरत किया है, कितने हम इग्नोरेंस को हम प्राप्त हुए हैं, हमारे क्या क्रियाकलाप रहे हैं, काम से हम कितने ग्रसित रहे हैं, और हमारे फिजिकल फूड भी उसमें एक इंक्लूड किया गया, आहार क्या था, हम क्या खाते हैं, उसके आधार पर हमारा प्रेजेंट लाइफ कंडीशनड होता है। और उस तरीके से हमारा प्रेजेंट पर्सनैलिटी का जन्म होता है। और आगे उसमें कहा गया है कि प्रेजेंट जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारी फ्यूचरिस्टिक पर्सनैलिटी को भी कंडीशन करती है। जैसे हमारी पास्ट पर्सनैलिटी हमारे प्रेजेंट को कंडीशन किया, वैसे ही हमारी प्रेजेंट पर्सनैलिटी वो हमारे फ्यूचरिस्टिक पर्सनैलिटी को कंडीशन करेगी। तो ईगोइस्टिक पर्सन कौन होते हैं? ईगोइस्टिक वह होते हैं जिनमें ज़्यादा कंडीशंस होते हैं, ज़्यादा अटैचमेंट्स, चीज़ों के साथ में जो अटैच्ड हैं। ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरे शूज़ हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा बैंक है, ये बैलेंस है। जो इस तरीके की सोच डेवलप करते हैं वो अटैचमेंट में लगाव रखते हैं। फिर जिन लोगों के पास ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती हैं वह तृष्णा को प्राप्त होते हैं। वह क्या करते हैं कि वो क्रेविंग या तन्हा जिसको कहते हैं उस स्टेज में इंडल्ज हो जाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं और वो लोगों से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास वह सुख सुविधाएं नहीं है जो दूसरे लोगों के पास है। उसी तरीके से जो लोग भोजन के अवयव भी आपकी पर्सनैलिटी को कंडीशन करते हैं। तो इसमें मैं डिटेल में, दर्शन में कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि नॉन वेज या वेज की बात की गई है, वह नहीं है। आपका खाने का समय, आपके खाने की क्वांटिटी, आपकी दिनचर्या, ये सब चीज़ें जो खाने से रिलेटेड होती हैं, रॉ फूड, बॉइल्ड फूड, ताज़ा भोजन या बासी भोजन, ये सब चीज़ें दर्शन में मेंशन है कि ये सब आपकी पर्सनैलिटी को कंडीशन करती है। तो जो लोग अपने पास्ट में अटैचमेंट, इग्नोरेंस, क्राइविंग, कामा एंड फिजिकल फूड, इनमें ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, ज़्यादा लगाव रखते हैं, वह प्रायः जनरली एगोइस्टिक कंडीशंस को प्राप्त हो जाते हैं। तो एगोइस्टिक पर्सनैलिटी हमारे पास्ट के कामों से डिसाइड होती है, और प्रेजेंट की इगोइस्टिक पर्सनैलिटी हमारे फ्यूचर के पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करती है। तो
इस तरीके से अभिधम्म संगनी जो प्रथम ग्रंथ है अभिधम्म पिटक का, उसमें पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया गया है और ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब किया गया है। और साथ में एक सेंटहुड, जो संत, जो एक योगी या हम कहें कि महान जो स्पिरिचुअल जो व्यक्ति होते हैं, उनमें लीस्ट या ना के बराबर इग्नोरेंस, क्राइविंग, अटैचमेंट और कामा, ये जो प्रवृत्तियां हैं, इनको इरेडिकेशन हो जाता है। तो जितनी जिस व्यक्ति में ये सब बुराइयां, एविल्स कहते हैं इनको, ये कम होंगी, वह उतना ही कम एगोइस्टिक पर्सन होगा। और जिनमें ये ज़्यादा होंगी, वो उसकी एगोइस्टिक पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा होगी और उसका फ्यूचर भी उसी से डिसाइड होगा। तो इस तरीके से बहुत सरल शब्दों में हमने पर्सनैलिटी को धार्मिक ग्रंथ, जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है बेसिकली, उसके आधार पर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।